दोस्तों नमस्कार। आजादी से पहले जितनी आजादी थी, आजादी के बाद आज उतनी आजादी भी नहीं है। यह कोई सवाल हुआ? आजादी से पहले कैसी आजादी और आजादी के बाद कैसी आजादी नहीं? शायद इन दोनों परिस्थितियों के बीच मौजूदा वक्त कुछ इस तरीके से आकर खड़ा हो चला है जिसमें हर कोई सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। इस देश के नेताओं की फेरिस्त हो, इस देश में संवैधानिक संस्थानों की कतार हो, इस देश के भीतर लोकतंत्र का हर स्तंभ क्यों ना हो, सब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को क्यों देख रहा है। और मौजूदा वक्त में जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को लेकर सवाल यह हो चला है और खुद चीफ जस्टिस जब यह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा हो चला है जहां पर लगता है कि जैसा चीफ जस्टिस होगा वैसी ही सुप्रीम कोर्ट होगी, इस लकीर को तोड़ना होगा। हर की अपनी स्वतंत्रता होती है, हर की अपनी मान्यता होती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के भीतर से यह सवाल चीफ जस्टिस उठा रहे हैं तो क्या इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता जिसके पास होगी, देश उसी हिसाब से चलेगा? हमें लगता है लौट चलिए पहली बात पर, जिस बात का जिक्र हुआ कि आजादी से पहले जितनी आजादी थी, आजादी के बाद उतनी आजादी आज क्यों नहीं है। यह सवाल इसलिए क्योंकि जब संविधान सभा बैठी और संविधान के ऊपर प्रस्ताव को लेकर नेहरू जी ने अपनी बात कही तो उस वक्त कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर खड़े हुए और उन्होंने उस प्रस्ताव का विरोध किया। और ना सिर्फ उस प्रस्ताव का विरोध किया बल्कि यह भी बताया प्रस्ताव में क्या गड़बड़ी है और प्रस्ताव कैसा होना चाहिए। क्या मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री और सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों को लेकर कोई यह कह सकता है, और अगर कहता भी है तो क्या कानून का जामा पहनाकर इस देश में अदालतों का दरवाजा खटखटाते हुए न्याय की इच्छा, न्याय की उम्मीद रखी जाती है? और यह स्थिति अगर सुप्रीम कोर्ट के साथ भी ना रहे तो कौन सी स्थिति इस देश के भीतर आ जाएगी? यह सवाल क्या वाकई इस दौर में कहीं बड़ा है? यह सवाल इसलिए कहीं ज्यादा बड़ा है क्योंकि संविधान के भीतर कमोवेश हर चीज का जिक्र है। कैसे सरकार चलेगी, नागरिकों के प्रति उसके क्या कर्तव्य होंगे, क्या उनसे जिम्मेदारी होगी, सरकार का निर्माण कैसे होगा, उस पर चेक एंड बैलेंस कैसे होगा, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का काम सरकार कैसे करेगी, हर बात का जिक्र है। लेकिन अगर मौजूदा वक्त में यह सवाल वाकई बड़ा हो चला है और लोगों द्वारा चुने गए नुमाइंदे ही अब यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि दरअसल उनकी भी सरकार नहीं सुनती है और इस देश के भीतर में कानून के नाम पर गैर कानूनी तरीके से उन्हें जेल में डाला जाता है, तो फिर कौन सा रास्ता बचता है? और इन दो परिस्थितियों के बीच क्या सुप्रीम कोर्ट को तय नहीं करना है, या सुप्रीम कोर्ट के कांधे पर ही यह परिस्थिति आकर टिक नहीं गई है? या फिर इससे पहले की कतार में जो चीफ जस्टिस थे, अगर आप चले जाइए उससे पहले परिस्थितियों में और याद कीजिए 2018 के जनवरी में 4 जजेस ही तो निकल कर आए थे जिन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इन डेंजर। और मौजूदा वक्त में जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हैं तो एक के बाद एक फैसले और उम्मीद की आस जो इस देश के पॉलिटिशियंस के भीतर जागी, जनता के भीतर जागी, सिस्टम को लेकर जागी, तो क्या यह कहा जाए कि एक ऐसी परीक्षा मौजूदा वक्त में चीफ जस्टिस दे रहे हैं जिसकी परिकल्पना कभी भी किसी भी मौके पर और शायद संविधान बनाते वक्त भी किसी ने नहीं की होगी। हमें लगता है कि आज दस्तावेजों को टटोलने का वक्त है, क्योंकि मौजूदा वक्त में जब प्रधानमंत्री से कोई कुछ पूछ ना पाए और यह सवाल बार बार लड़खड़ाने लगे कि इस देश के संवैधानिक संस्थान सत्ता के इशारे पर क्यों नाच रहे हैं, पार्लियामेंट चले नहीं, पार्लियामेंट से ईडी के दफ्तर तक जाने के बीच में पुलिस आकर खड़ी हो जाए, राष्ट्रपति भवन तक पैदल चल के जाने की इजाजत न मिल पा रही हो, तब क्या होगा? सवाल यह नहीं है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का बुलावा आ गया। सवाल यह भी नहीं है कि राहुल गांधी से ईडी ने 5 दिनों तक 50 घंटे पूछताछ की, सोनिया गांधी से 3 दिनों तक लगातार बुला के 28 घंटे तक पूछताछ की,
इस देश के 125 पॉलिटिशियंस को कभी भी जेल में डाला जा सकता है, इसका फैसला ईडी को करना है। और ईडी के पास वो पूरी फहरिस्त तैयार है और उसके पास जो ताकत है वो असीम ताकत है, जिसमें 1 बरस तक कोई पूछेगा नहीं कि आपको जमानत दी जाए या ना दी जाए। यह ईडी के अधिकार क्षेत्र में है और यह पावर भी सुप्रीम कोर्ट से ही एक वक्त निकल कर आया। सवाल कई एक झटके में आकर खड़े हो गए हैं। तो हमें लगता है कि आज ऐतिहासिक पन्नों को पहले पढ़ लिया जाए, तब मौजूदा वक्त में आकर खड़ा हुआ जाए, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर तो एक ही बात लगातार कई तरीकों से कहते रहे, समानता नहीं होगी तो संविधान का कोई मतलब बचेगा नहीं। और समानता का मतलब आर्थिक समानता है, अगर यह नहीं मिलेगी तो इसका कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से कहीं ज्यादा बड़ा सवाल सोशल डेमोक्रेसी का है, सामाजिक लोकतंत्र का है। इसे मत हड़पने दीजिए, और अगर इसे सत्ता ने हड़प लिया तो फिर कौन संविधान के तहत कौन सी स्थिति पर आप चलने को तैयार होंगे। जिक्र आजादी से पहले का हो रहा है, जब संविधान सभा को संबोधित किया जा रहा है, प्रस्ताव रखे जा रहे हैं, विरोध भी हो रहा है और विरोध के काउंटर में तर्क भी दिए जा रहे हैं। 13 दिसंबर 1946, उस वक्त नेहरू प्रस्ताव रखते हैं संविधान के उद्देश्यों के बारे में, और जिन उद्देश्यों को वो सामने रखते हैं, तुरंत उस वक्त बाबा साहब अंबेडकर खड़े होते हैं और कहते हैं सीधे तौर पर कि समाजवादी के रूप में इनकी जो ख्याति है, उसे देखते हुए यह प्रस्ताव निराशाजनक है। बाबा साहब की किताब है राइटिंग एंड स्पीचेस, उसका खंड 13 पन्ना नंबर 9, पन्ना नंबर 8, इसे पढ़िए। उसमें बहुत साफ तौर पर नेहरू के प्रस्ताव को शुरू में ही बाबा साहब अंबेडकर ने खारिज कर दिया। लेकिन कहा क्या उसके बाद, वह भी इसी राइटिंग एंड स्पीच जो अंबेडकर की किताब है उसके खंड 13 के पन्ने नंबर 9 पर दर्ज है। उसे हम पढ़ें उससे पहले एक क्षण के लिए जरा सोच लीजिए, मौजूदा वक्त में इस देश के प्रधानमंत्री की किसी भी प्रस्ताव का विरोध करने की स्थिति में क्या कैबिनेट के भीतर कोई विपक्ष के किसी नेता की मौजूदगी, और अगर उनके विरोध में कोई बोल रहा है तो पार्लियामेंट के भीतर वो शब्द मिटा नहीं दिए जाएंगे, दबा नहीं दिए जाएंगे। तो आजादी से पहले संविधान को लेकर जो रचना रची जा रही थी और उस रचना को बनाते वक्त जो स्वतंत्रता थी, वो स्वतंत्रता संविधान बनने के बाद उसे लागू करते वक्त सत्ता के नजरिए से इस देश के भीतर गायब क्यों हो गई। और क्या ये गायब हो गई है तो हर कोई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की दिशा में देख रहा है, इसलिए क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का काम सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया। या फिर दूसरा मुद्दा है कि इस दौर में जब चीफ जस्टिस बदले और एक लंबी कतार 2014-15 के बाद इस देश में जजेस की नजर आती है, और उस जजेस को लेकर और सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने को लेकर सरकार ने भी जजों की नियुक्ति को लेकर जो सोचा और जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने तक की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, एक वक्त तो सुप्रीम कोर्ट टकरा गया। लेकिन जब इस देश के कानून मंत्री, इस देश के वाइस प्रेसिडेंट भी सुप्रीम कोर्ट और जजेस की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठाते हो, तो हमें लगता है कि आजादी से पहले के आज उन पन्नों का पाठ पहले होना चाहिए। और जब संविधान लागू हुआ तो वो कौन सा उद्देश्य था जिसमें नागरिकों को सर्वोपरि माना गया, वो 4 स्तंभ कौन से थे। पहले डॉक्यूमेंट में कहा गया, अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 13 के पन्ने नंबर 8 को पढ़िए। जब उन्होंने खारिज कर दिया नेहरू का प्रस्ताव ये कहते हुए कि अरे ये तो समाजवादी के रूप में इनकी जो ख्याति है उसको देखते हुए ये प्रस्ताव तो निराशाजनक लगता है, तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मैं तो आशा करता था कि कोई ऐसा प्रावधान होगा जिससे राजसत्ता आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय को यथार्थ रूप दे सके। उस दृष्टिकोण से मैं आशा करता था कि यह प्रस्ताव बहुत ही स्पष्ट शब्दों में घोषित करे कि देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय हो, उसके लिए उद्योग धंधों और भूमि का राष्ट्रीयकरण होगा। जब तक अर्थतंत्र समाजवादी अर्थतंत्र ना हो तब तक मैं नहीं समझता कि कोई भावी सरकार जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करना चाहती है
वो कैसे कर भी सकती है। यानी आर्थिक समानता के मद्देनजर और सामाजिक डेमोक्रेसी के मद्देनजर जिन सवालों का जिक्र 1946 में बाबा साहब अंबेडकर कर रहे थे, यह एक लंबी प्रक्रिया है जो संविधान बनाते समय संविधान सभा के भीतर बार बार उठी। और संविधान यूं ही नहीं बना, और उस संविधान के आश्रय दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत यूं ही नहीं कहलाया। और भारत की तमाम सत्ताओं के भीतर इस देश में विपक्ष या इस देश में अलग अलग मान्यताओं के मद्देनजर लोगों की मौजूदगी यूं ही नहीं रही। लेकिन फिर ऐसा कौन सा सवाल है जो मौजूदा वक्त में इस देश की सत्ता को लेकर समूचे विपक्ष को, संवैधानिक संस्थानों को, चुनी हुई सरकारों को, यहां तक कि चुनी हुई सरकारों में शीर्ष पर बैठे मुख्यमंत्री हो या पार्टी के नेता हो, उन्हें भी अब परेशान करने लगी और लोकतंत्र को लेकर उनकी आवाज तेज हो रही है या कमजोर पड़ रही है। क्योंकि इस देश के भीतर में चुनाव को सर्वोपरि माना गया, और सर्वोपरि मानते हुए सरकार कैसे चलनी चाहिए संविधान ने इसके 4 स्तंभ को दिया। हमें लगता है आज उसका पाठ इसलिए जरूरी है क्योंकि आप चीफ जस्टिस बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के मौके पर बोल रहे थे तो कमोवेश उन्हीं शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे थे जिन शब्दों के आश्रय संविधान की रचना हुई। और मौजूदा वक्त में जो भी बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हुए इस देश के लोकतंत्र की दिशा में देखता है तो वह संविधान के हर पन्ने का पाठ खुले तौर पर करना चाहता है। फिर वो कौन सी स्थिति आ गई कि इस देश में मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, या इस देश में कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ नौकरशाह हो, या चौथी 5वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र जब पढ़ता है वो नागरिक शास्त्र तो उसे संविधान के बारे में भी बताया जाता है। हालांकि एक चैप्टर संविधान के बारे में एनसीईआरटी ने हटा दिया है पहले ही। संविधान वही है, लेकिन उसके भीतर के पहले स्तंभों को पढ़ लीजिए, उसके बाद मौजूदा वक्त में सोचिए अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, कांग्रेस पार्टी के 12 नेता क्या करेंगे, तृणमूल कांग्रेस के 28 नेता क्या करेंगे, शरद पवार की एनसीपी के दर्जन भर नेताओं का क्या होगा, शिवसेना के 6 नेताओं का क्या होगा, टीआरएस के 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं का क्या होगा। ये सभी नाम और सभी चीज विपक्षी नेताओं के साथ जुड़ी है जो भारत के लोकतंत्र के बीच सत्ता और विपक्ष की लकीर के साथ इस देश में लोकतंत्र का पाठ पढ़ते हैं, चुने जाते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं। तो आइए जरा उस पाठ को समझिए। पहला स्तंभ बहुत साफ तौर पर कहता है, जो इस देश में बच्चों को भी पढ़ाया गया, बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराएं जो संविधान में लिखा हुआ है। बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराएं जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। यह संविधान की पहली बुनियाद है कि न्यूनतम समन्वय और विश्वास बने। दूसरा स्तंभ इसको और थोड़ा साफ करता है। यह स्पष्ट करना है संविधान का काम कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है सरकार कैसे बनेगी, कैसे निर्मित होगी। तीसरा एस्पेक्ट कहता है वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए, यानी बेलाग बेलौस बेखौफ छोड़ना नहीं चाहता है सत्ता को। वहां कुछ सीमाओं का जिक्र करता है और यह सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। यानी चेक एंड बैलेंस की जो भूमिका कॉन्स्टिट्यूशन ने रखी, मौजूदा वक्त में वो चेक एंड बैलेंस अगर गायब हो गया, पुलिस कैसे काम करेगी, बुलडोजर कहां पर चलेगा, इनकाउंटर क्या सेलेक्टिव होगा, इस देश के भीतर में न्याय प्रक्रिया क्या इतनी ढीली हो चुकी है कि उससे अब न्याय की उम्मीद नहीं बच पा रही है। वो चाहे लोअर कोर्ट का मसला हो या हाई कोर्ट का मसला हो, और लोअर कोर्ट के भीतर भी चंद फैसले ऐसे होंगे जो सेलेक्टिव होंगे, जो सत्ता के साथ गुदगुदाते होंगे और विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर जेल जाने का रास्ता दिखलाते होंगे। यह आपको सूरत की निचली अदालत याद आ रही होगी। इन सारी परिस्थितियों में जितने मामले पेंडिंग पड़े हुए इस देश की अदालतों के सामने, जिनकी तादाद 3 करोड़ से ज्यादा की है, क्या उस परिस्थिति में झटपट न्याय देने की स्थिति में इस देश की चुनी हुई सरकार आ गई और चुने हुए नुमाइंदों के खिलाफ उसने कानून कुछ इस तरीके से बना लिया जहां पर लगता है कि शायद डेमोक्रेसी खत्म हो गई,
जिसकी आवाज विपक्ष उठा रहा है, क्योंकि इसमें जो चौथा प्रावधान है वो बहुत साफ तौर पर कहता है कि यह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। क्या किसी ने यह सोचा होगा कि सत्ता कहेगी कि हम जो सोचते हैं कि न्यायपूर्ण समाज ये है तो यही होगा? क्या किसी ने सोचा होगा कि सरकार कहेगी कि दरअसल सीमाएं जो हम तय करेंगे वही होगा? क्या किसी ने इससे पहले सोचा कि सरकार जब संवैधानिक संस्थानों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को भी अपने चुने हुए नुमाइंदे के ऊपर गर्व करते हुए और सत्ता की ताकत 5 साल के लिए मिली है तो कोई भी दाएं बाएं ना देखे सरकार के साथ खड़ा हो जाए? क्या किसी ने ऐसा सोचा था कि ऐसी परिभाषा गढ़ी जाएगी? इसको अगर बहुत ही कड़े शब्दों में कहें तो क्या चुनाव आयोग, क्या सीवीसी, क्या ईडी, क्या सीबीआई, क्या आईटी, क्या सीएजी, हर संस्थान को परखना शुरू कीजिएगा तो कई सवाल एक झटके में निकल कर आएंगे। पहला काम, सरकार कई आवाजों को सुनने से क्यों कतराती है? इस देश के भीतर में अलग अलग विचारों के जरिए कुछ अच्छी चीजें आ सकती है। जनता ने तो आपको चुन लिया लेकिन 100% वोट नहीं दिए। वोट आपको 30% ही मिला, बाकी विरोध में था। तो क्या उनकी आवाज नहीं चुनी जाएगी? लोकतंत्र में यहां 2 पार्टी सिस्टम तो है नहीं कि 50 से ज्यादा आपके पक्ष में है। यह कौन सी स्थिति हुई? दूसरी बात, जो स्वतंत्रता इस देश के भीतर में बार बार जिक्र किया था, संस्थानों के जरिए, उद्योगों के जरिए, इस देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जरिए उनकी स्वतंत्रता, और इस स्वतंत्रता के दायरे में बैंक भी आते हैं। लेकिन तमाम स्वतंत्रताएं क्या सत्ता ने जिस अनुकूल परिभाषा गढ़ दी उसे ही माना जाएगा? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन सबको अधिकार दे रहा था वो एक झटके में अगर सिमट गया तो क्या मौजूदा वक्त में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ को लेकर उम्मीद और आस जगी हुई है? और इस उम्मीद और आस के भरोसे इस देश के भीतर में बहुत सारे सवाल लगातार रेंग रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर भी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र हुआ, मौजूदा चीफ जस्टिस का जिक्र हुआ, ईडी के सवाल को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, चीफ जस्टिस के पास पहुंचे। और इन सब के बीच जो भी फैसले आते हैं उन फैसले को लेकर मौजूदा वक्त में चीफ जस्टिस को लेकर एक उम्मीद और आस इसलिए बनती है कि एक झटके में कोई एक कांग्रेस का प्रवक्ता जब हवाई जहाज से नीचे उतारकर गिरफ्तार किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत बैठ जाती है और चीफ जस्टिस कहते हैं नहीं, नोटिस थमा देते हैं उन राज्यों को, यह आपने एफआईआर कैसे दर्ज की और किस रूप में दर्ज की, हमको जवाब दीजिए। यह मामला अभी भी अदालतों में है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। मैसेज बढ़ा जाता है कि सत्ता की दादागिरी के सामने इस देश का संविधान तो खड़ा है, डेमोक्रेसी कहीं तो बची हुई है। तो क्या इस परिस्थिति में भारत की राजनीतिक व्यवस्था आकर खड़ी हो गई? क्योंकि इन सब की परिस्थिति अगर इस रूप में आ गई है जहां पर मौजूदा राजनीतिक सत्ता के जरिए उठते हुए सवाल बेमानी लगने लगे। 2022 तो तुरंत बीता है ना। 2022 को लेकर 2015-16 में कौन कौन से टारगेट तय किए गए? अगर वो टारगेट पूरे नहीं हुए तो क्या मतलब है? और टारगेट ऐसे वैसे नहीं, देश की इकोनॉमी डबल यानी 5 ट्रिलियन की हो जाएगी, इकोनॉमी भी दुगनी हो जाएगी, 24 गुना 7 बिजली आपको मिलती रहेगी, हर किसी के पास घर होगा, किसानों की आय दुगनी होगी, कोई बेघर बचेगा नहीं। कैसे कैसे वादे किए गए, आज उस पर मत जाइए। सिर्फ यह समझिए कि सरकार अगर जिन बातों का जिक्र कर रही थी उन बातों के पूरा ना होने पर इस देश ने अगर उस दिशा में अपनी आंखें नहीं टिकाई और उसके बाद जहां मुश्किल सत्ता को आई, अब उसे लगने लगा कि अब ऐलान से काम नहीं चलेगा, गिरफ्तारी और जेल से चलेगा, बुलडोजर से चलेगा, तो फिर इस देश के भीतर में कानून की परिस्थितियां कैसे घायल हो गई। पटना हाईकोर्ट का एक जज खुले तौर पर कहता है यह कौन सी स्थिति है जहां बुलडोजर चल जाए। बगल में इलाहाबाद हाईकोर्ट के भीतर बुलडोजर पर खामोशी बरत दी जाती है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश में है। तो क्या राजनीतिक व्यवस्था ने मौजूदा न्यायिक परिस्थितियों को लेकर भी चंद सवाल ऐसे बना दिए या पूरे समाज को ऐसा बना दिया जहां पर लगने लगा कि दरअसल लोकतंत्र लापता है, गायब है या सरकार की मुट्ठी में सिमट चुका है? इसीलिए यह सवाल बड़ा है कि हर उस कदम को लेकर जो कदम गलत था, संविधान ने यह ताकत हर किसी को दी कि आप उस गलत कदम के खिलाफ
कह सकते हैं, बोल सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन इस देश के भीतर में धीरे धीरे जब सारी परिस्थितियां खत्म होती चली गई और बाबा साहब अंबेडकर जिस असमानता का जिक्र करते थे, हमें लगता है उसका जिक्र होना चाहिए। आजादी के बाद हम बहुत दूर नहीं जाएंगे, 91 को ही चुन लीजिए। 91 क्योंकि आर्थिक सुधार का साल था। 91 में इस देश में 1% लोगों के पास इस देश की 16% संपत्ति थी। आज की तारीख में 1% लोगों के पास तकरीबन 45% संपत्ति है, सिर्फ 1% के बाद। जो टॉप 10% है उसके पास 1991 में 50% था, आज वो बढ़कर 80% हो गया है। कहां है वो बॉटम, निचले का 50-60% के लोग जो 5 किलो अनाज पर टिका दिए गए, उनकी परिस्थिति क्या हुई? 1991 में उनके पास जो ताकत थी और जिस रूप में उनकी मौजूदगी थी वह 8.8% की थी, वो घटते घटते 2.8% पे आ गई। उनके पास क्या बचा? और जिस मिडिल क्लास का जिक्र होता है वह लापता हो रहा है। 20% की गरीबी उसके भीतर बीते 2015 के बाद आ चुकी है। यानी असमानता की पराकाष्ठा का मतलब सबसे बड़ा यह है कि समूची दुनिया के भीतर तमाम देश, चाहे वो चाइना हो, यूरोप हो, अमेरिका हो या वर्ल्ड के कैलकुलेशन में भी लाइएगा, तो इन बीते 2014 के बाद जो आय बढ़ी लोगों की, उसकी रफ्तार भारत के सिलसिले में देखिएगा तो शायद दुनिया में सबसे कम नजर आएगी। असमानता का पैमाना निचले 60% लोगों को बिल्कुल हाशिए पर ढकेल देता है। और बाबा साहब अंबेडकर कहते थे, आर्थिक असमानता रहेगी तो फिर संविधान का क्या मतलब है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के पैरेलल में सोशल डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो क्या मतलब है? 3 सवाल सबसे बड़े। मौजूदा वक्त में जिस लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, उसी चुनाव से चुनकर आए हुए अगर इस देश के 60 से ज्यादा सांसद और विधायक जो मौजूदा वक्त में हैं, उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है और इस देश के 2 मुख्यमंत्री और 4 पूर्व मुख्यमंत्री उसमें शरीक हों, तो फिर क्या माना जाए? वो क्रिमिनल हैं, वो अपराधी हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं। कहने से काम नहीं चलेगा, कानून को बहुत तेजी से काम करना होगा। चाहे तो वो जेल में डाल दे, चाहे इस बहस को रोक दे कि यह बहस चलनी नहीं चाहिए। दूसरा सवाल, इस देश के भीतर में जो नियम कायदे कानून है, उसमें न्यायपालिका की भूमिका और पुलिस की भूमिका के बीच सरकार अगर खड़ी है तो उस सरकार को लेकर न्यायपालिका की कौन सी भूमिका होनी चाहिए और पुलिस की भूमिका क्या होनी चाहिए, या सरकार ही दोनों के बारे में तय करेगी? इस देश के भीतर में इस लोकतंत्र को कौन जिंदा करेगा अगर वो सरकार नहीं है तो? और तीसरी स्थिति, इस देश के गरीबों को लेकर, गरीबों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और उसके लिए जो विसंगति इस देश के भीतर में इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर है, जहां रोजगार खत्म हो गया, जहां पर आप सरकार की नीतियों पर निर्भर हो गए और सरकार ने अपनी नीतियों को कुछ इस तरीके से बनाया जहां लगता ऐसा है कि यह इस देश का पैसा नहीं, इनकी जेब से निकला हुआ पैसा है, जबकि इस देश का पैसा है, वो टैक्स पेयर का पैसा है। वो इस देश में लगातार बढ़ती महंगाई के बीच सरकार जो टैक्स से कमाती है बढ़ते चला जाता है, लेकिन उफ नहीं करती है कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई। बेरोजगारी की स्थिति ऐसे कैसे भयानक दौर में आकर खड़ी हो गई। इन परिस्थितियों की परिभाषा कौन गढ़ेगा? संविधान तो अधिकार देता है नागरिकों को, लेकिन सत्ता ने उसे अपनी परिभाषा में ढाल लिया है। शायद इसीलिए मौजूदा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को लेकर जो उम्मीद और आस लगातार बन रही है इस देश के भीतर में, और वो लड़ते हुए अगर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या यह कहा जाए कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के दिन संविधान और डेमोक्रेसी का जिक्र करते हुए एक बार हर कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना शुरू कर दे, या इस देश की राजनीतिक सत्ता के उन भाषणों में खो जाए जो 2015 में 125वीं जयंती के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहकर दिया था कि बाबा साहब अंबेडकर से बड़ा योगी कौन होगा,
और उन्होंने जो सोचा सपना देखा उसको संविधान में पिरो दिया। हमको उसी रास्ते चलना है। ये शब्द थे, लेकिन देश की हकीकत कुछ और है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।